नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरिश्चंद्र भी साथ में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, इनसे हम आपका परिचय कराएंगे। इनको हर कोई भी जानता है, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी। कौशल जी का फोकस नशा उन्मूलन की तरफ काफी रहता है। हमने देखा कि वो बच्चों से मुखातिब होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या जितने भी उनके कार्यक्रम हो, नशा के खिलाफ इनकी मुहिम लगातार छिड़ी हुई है। तो शुरुआत मंत्री जी उसी से करते हैं कि आखिर नशा के खिलाफ आपकी ये जो मुहिम है, ये इतनी तेज कब हुई और पहली बार आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि नशा के खिलाफ आपको मुहिम चलानी है, लेकिन सिस्टम के भीतर की बजाय आप कस्टमर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या कारण? देखिए, नशे के खिलाफ तो मैं शुरू से ही था, इसलिए मैंने कभी किसी प्रकार के नशे के सेवन नहीं किया। जब मैं संगठन अपना खुद का चलाता था उस समय भी मैं नशे के खिलाफ था। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया, उसमें 272 जनपद चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। तो एक प्रधानमंत्री का संदेश नशा मुक्त हो भारत देश, उसके तहत जो है इसकी शुरुआत पूरे देश में हुई है। मैं भी इस पे काम करता था, लेकिन मेरा खुद का एक बेटा नशे की वजह से ख़त्म हो गया, शराब पीने की वजह से। और हम लोगों को देर में पता चला है, कोई इलाज कराने से भी उसका कोई लाभ नहीं मिला, अंत में उसकी मौत हुई। मैं सांसद रहा, मेरी पत्नी विधायक, उसके बाद भी अगर मेरे जैसे बेटे की मौत हो जाती नशे से, तो फिर आम तरीके से आदमी कैसे बचेगा। इस पर मैंने जब शुरू किया तो मैंने इसका अपने बेटे के बारे में बताया, लोगों से ऐलान किया, मैंने खुलासा किया कि मेरे बेटे की मौत नशे की वजह से हुई। दूसरे लोगों की मौत नशे से ना हो, इसलिए नशे से लोगों को बचाना है। नई पीढ़ी के लोगों को जो नशे की शुरुआत नहीं की, अगर उनके अंदर नशे का डर पैदा कर देंगे, जैसे जहर का डर पैदा होता तो जहर लोग नहीं खाते, वैसे नशे का डर पैदा कर देंगे तो नशा लोग नई शुरुआत करेंगे, तो नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे। जब नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे तो कोई भी दुकान कस्टमर की वजह से ही चलती है। जब कस्टमर नहीं होंगे तो चाहे वो खुलेआम बिकने वाला नशा हो, चाहे सरकारी तौर पर बिकने वाला हो, और चाहे चोरी छिपे बिकने वाला हो, वो अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए हमारा जो सीधा फोकस है वो नशे के कस्टमर नहीं बढ़ने देना है, नई पीढ़ी के लोगों को नशे से दूर रखना है, उनको नशा करने से रोकने का काम करना है। इसलिए इस अभियान को लगातार चलाने का काम करना है। सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस की होती है। आपने खुद सार्वजनिक जीवन में रहते हुए एक्सेप्ट किया, ये बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं। आपके परिवार में इस तरह की घटना हुई तो आपको लगा नहीं कि कहीं हम अगर ऐसी बात करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में कि नशे की वजह से हमारे बेटे के साथ ये घटना हुई? इस पर आपको सामाजिक कोई भी ऐसा चिंता नहीं लगा कि इससे हमारा नुकसान होगा? देखिए, नशा करने वाला कोई भी शुरू करता है तो घर वालों को बाद में पता चलता है, बाहर वालों को पहले पता चल जाता है कि ये नशा करता है। क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीने वाला बाहर पी रहा, घर में नहीं पी रहा, शुरुआत करता है। हम देखते तमाम लड़के जो है सिगरेट अलग पीते, धुआं छोड़ते, लच्छेदार चले जा रहे हैं, लेकिन घर में लोगों को नहीं पता। शराब पीते हैं, शुरुआत जब करते हैं घर में पता नहीं चलता। हमें ही हमारे बेटे के बारे में कि नशा करता है वो 4 साल बाद पता चला, पहले पता नहीं चला। जब पता चला तब उसका इलाज शुरू किया। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं कि कौन क्या कहेगा, लोग तो जान ही जाते हैं, घर वाले बाद में जानते हैं। ये हकीकत ये है और सच्चाई को लोगों के सामने लाना होगा। हम छुपा लेंगे तो हम भले अपने में खुश रहें, लेकिन लोग तो कहेंगे कि नशे की वजह से फला व्यक्ति मर गया। अब लोग कहने लगे हैं, तमाम लोग कहने लगे कि नशे की वजह से फला मर गया, नशे की वजह से मेरा भाई मर गया, नशे की वजह से मेरा बाप खत्म हो गया। अब लोगों में एक इस तरीके का जो है एक मुहिम छिड़ गई है कि नशे से होने वाली मौतों में धीरे धीरे लोग उसको सार्वजनिक करने लगे। और ये जो सार्वजनिक तौर पर लोग बोलना शुरू किए हैं, यही नशे को रोकने का काम करेगा और लोगों के अंदर एक डर पैदा करेगा कि लोग नशा ना करें। आपने इसी से जुड़ा एक बयान दिया कि गाय का दूध पीने से बच्चे नशा का सेवन नहीं करेंगे और इससे विवेक बढ़ता है। ये कहाँ का रिसर्च है और कैसे ये पता चला? ये रिसर्च का नहीं मामला है। हमारे देश में आप देखे होंगे, ये गोवंश वाला देश हमारा रहा। भैंसें हमारे यहाँ नहीं थी, भैंस तो हमारे यहाँ मंगोल लेकर के आए। आप प्रैक्टिकल में खुद देखिए, जो बच्चा बचपन से भैंस का दूध पी रहा है
वो मोटी बुद्धि का होगा, झगड़ालू होगा। जो बच्चा माँ का दूध छोड़ने के बाद अगर उसे लगातार गाय का दूध दिया जाए और गाय का दूध पिए, तो गाय का दूध शांति का प्रतीक है, दिमाग को तेज करता है, वो मोटी बुद्धि का नहीं होता। जब दिमाग तेज होता है तो उसका विवेक ये काम करता है कि नशीली चीज़ें खाने पीने से हमारा शरीर कमज़ोर होगा, माइंड से हम कमज़ोर होंगे, शरीर के अंग बेकार होंगे, इसलिए वो नशे की तरफ नहीं जाता। और आप इसको अगर धीरे धीरे करके डीप अध्ययन आप खुद करेंगे तो अपने आप आपको ऐसा लगने लगेगा कि वास्तव में जो है गाय का सेवन करने से बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा होता है, बहुत सी चीज़ों का लाभ होता है। गाय का जिक्र होते ही ये राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। आपके ही पार्टी के लोगों के खिलाफ गाजियाबाद के विधायक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, अपनी सरकार के खिलाफ कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गौकशी होती है, और चीफ सेक्रेटरी का नाम ले रहे थे बार बार, गुर्जर साहब। तो ये जो है कहीं दिक्कत पैदा करती है, गाय को लेकर भी एक मूवमेंट खड़ा करने की ज़रूरत होगी, या केवल बात करने से इस सब मामलों पर कोई एक्शन भी होता है? देखिए, गाय को लेकर के कोई मूवमेंट नहीं खड़ा करना। हमने बताया ना कि जिस चीज़ के कस्टमर होंगे वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी, जिसके कस्टमर नहीं वो ख़त्म हो जाएगी। पहले हमारे यहाँ गाय का ही दूध होता था, गाय के कस्टमर थे। आज गाय का दूध है लेकिन सस्ते रेट में बिक रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गाय का दूध आज की तारीख में अमेरिका में पैदा होता है। उरुग्वे एक देश है जहाँ की आबादी लगभग 33 से 35 करोड़ है और वहाँ 1.25 करोड़ से ज़्यादा गाय है, एक व्यक्ति पे 4 गाय है। तो उस उरुग्वे देश की पूरी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्धारित है, पूरी। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में दूध की जो मांग है वो बड़े पैमाने पे दूध जो बिक रहा है वो भैंस का बिक रहा है। भैंस का महंगा दूध बिक रहा है, गाय का सस्ता दूध बिक रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दूध खरीदते हैं वो अगर ये पूछ लें कि ये दूध गाय का है कि भैंस का, वो कहेंगे भैंस का है, तो उनसे कहें कि हमें गाय का दूध चाहिए। आप 10 दिन, महीना भर आप चाय ना पीजिए, नींबू की चाय पीजिए, तो हम लोग मगर नहीं, हम कहें कि आप गाय का दूध दीजिए हमको। तो जो लोग भैंस केवल पाल रहे हैं और भैंस का दूध बेच रहे हैं, जब उसके डिमांड यानी कस्टमर गाय के दूध के बढ़ जाएंगे तो मजबूरी में उसको 1-2 गाय पालनी पड़ेगी धन कमाने के लिए। इस तरह धीरे धीरे जैसे भैंस ने गाय को रिप्लेस करके कब्जा कर लिया, वैसे गाय के दूध की डिमांड शुरू हो जाए तो गाय भैंस को रिप्लेस करके कब्जा कर ले। तो मंत्री जी, आपके बयान से गाय और भैंस के बीच लड़ाई ना शुरू हो जाए? गाय और भैंस के बीच कोई लड़ाई नहीं शुरू होगी। बस ये है कि गाय का दूध और ज़्यादा महंगा बिकना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत से गुण हैं और भैंस के दूध में गुण नहीं है, बल्कि भैंस का दूध आपको ताकतवर बना सकता है। लेकिन भैंस का दूध जो है, आप समझिए कि भैंस का पड़िया पैदा होता है 3 दिन के बाद खड़ा होता है, गाय का जो भी बछिया होती 3 घंटे में खड़ा हो जाता है। कितना बड़ा फर्क है। आप प्रैक्टिकल इन सारी चीज़ों को आप गाय के दूध के दाम बढ़ाने के पक्षधर हैं? मैं कह रहा हूँ गाय के दूध के कस्टमर बढ़ेंगे, दूध का दाम अपने आप बढ़ेगा और जरूर निश्चित तरीके से गाय का दूध का दाम बढ़ना चाहिए। आपने गोपालन किया हुआ है मंत्री जी? नहीं, मैंने गोपालन पहले मेरे यहाँ गाय थी, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तब गाय थी, लेकिन हमारे पास गोपालन। ठीक। माननीय जी, आप तो सरकार में रहे हैं, सरकार का हिस्सा रहे हैं, अभी भी सरकार में हैं, और कभी भी जो नशा होता है, ये नशा कहीं उत्पादन होता है, कहीं मार्केट में आता है, फिर कहीं लोग पीते हैं। तो हम जड़ पे कभी वार नहीं करते। हम लोगों को बताते हैं कि आप साहब शराब मत पीजिए, शराब मत पीजिए, हम चारों तरफ से उनको प्रचार करते हैं। लेकिन हमारे घर के बगल में दुकान खोल दी जाएगी, सरकार लाइसेंस दे देगी, तो आदमी पिएगा कैसे नहीं? तो क्या हम उस पर क्यों नहीं जाते? नहीं, आपका सवाल ही गलत। जड़ पे ही हम वार कर रहे हैं। जड़ पे वार का मतलब ये है, हमने बोला ना कि जिस चीज़ के कस्टमर नहीं होंगे वो चीज़ें नहीं बिकेंगी। केवल शराब की सरकारी दुकानें हैं, एक भी शराब का पर बेचने वाला सेल्समैन शराब खुद नहीं पीता और वो किसी को बुला के नहीं पिलाता। शराब पीने वाले वहाँ जाते हैं। फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला आवाज़ लगा के, फेरी की आवाज़ लगा के अपनी चीज़ों को बेचता है। आपको डीपली सोचना पड़ेगा। ये हम रूट पे वार कर रहे हैं, जड़ पे वार कर रहे हैं। नशे के कस्टमर ना हो, नशे की दुकानें नहीं रहेंगी। जो लोग
नॉनवेज नहीं खाते, वो नॉनवेज की दुकान पे नहीं जाते। इसलिए नशे के कस्टमर ही हम न बनने दें। नई पीढ़ी के बच्चे जो पैदा हुए 2, 4, 5 साल 10 साल के बच्चे नशा नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको कोई नशा कराने वाला नहीं है। वो देखते हैं बीड़ी माचिस लोग मंगा लेते हैं उनसे, मगर वो नहीं पीते। वो शुरू जब करते हैं या शुरू कराए जाते हैं, फिर वो कस्टमर बन जाते हैं। अगर उनको हम कस्टमर न बनने दें तो नशे के धीरे धीरे कस्टमर का घटते जाएंगे, नशे की दुकानें अपने आप बंद होती जाएंगी। शराब की दुकान पे कहीं नहीं ये लिखा होगा कि आओ यहाँ पर शराब अच्छी मिलती है, पियो, मौज करो, मस्त रखो, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये भले लिखा हो यहाँ शराब बिकती है, मगर ये नहीं पिया होगा कि शराब पीने से फ़ायदा है। वो तो बार बार नशे की चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं कि इनको पीने से आपके हेल्थ के लिए नुकसान है, मगर कस्टमर है इसलिए शराब के अलावा गांजा, अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, स्मैक के साथ साथ तमाम ड्रग्स लेते हैं। और यहाँ तक कि ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा के खाते हैं। जब दिमाग उनका पूरा जो है नशे की तरफ चला जाता है तो और कुछ नहीं सोचते। ये एक साजिश है। उस साजिश के तहत हिंदुस्तान के नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को बर्बाद करने का एक पूरी तरीके का एक योजना है, साजिश है, विदेशी साजिश। अभी मेघालय में बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़ी गई। 2 दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तरीके से कई हजार करोड़ की ड्रग्स को जलाने का काम किया। सर इसी तरीके से आप पंजाब में देख लें, पंजाब 3 बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश और आपका हरियाणा और दिल्ली और आपका राजस्थान, 4 बॉर्डर से इधर जुड़ा, 5वां जुड़ा पाकिस्तान से। पाकिस्तान के थ्रू बड़े पैमाने पे ड्रग्स आती है और वहाँ के लोगों को चिट्टा नाम की ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। और वो चिट्टा नामक की ड्रग्स जिस दिन से आदमी शुरू कर देता है वो 3 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। इसलिए हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि नशे के खिलाफ हम एक अभियान शुरू किए हैं कि नशे के कस्टमर हमें नहीं बनने देना। नशे के कस्टमर नहीं बनने देंगे तो नशा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम जड़ पे चोट कर रहे हैं। सर हमें क्या ये सरकार के तरफ से, अपनी तरफ से तो हम पूरा लोगों को समझा रहे हैं कि ठीक है नशा नहीं करना चाहिए, क्या सरकार की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नशे? सरकार मद्य निषेध चलाती है सर, वो तो एक लाइसेंस भी देती है सरकार। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सरकार चलता है। तो उसमें हमारा आपकी तरफ से ये कहना था, ये सवाल था मेरा कि क्या सरकार भी जहाँ जहाँ स्कूल कॉलेज है उसके आसपास दुकानें न खोले इस तरह से? अगर आप अभी छोटे छोटे बच्चों को देखिए कि बच्चे घर में खेल रहे हैं, एक मलाई वाला गांव में आता है तो हॉर्न जैसे बजाता है तो बच्चे निकल के भाग पड़ते हैं। अगर वो मलाई वाला ना आता तो मलाई के लिए नहीं भागते, वो बीमार नहीं पड़ते। तो इस पर ये बड़ा सवाल है। नहीं, ये कोई सवाल नहीं। बच्चे मलाई का हॉर्न बजेगा दौड़ेंगे। हाँ। शराब की दुकान की तरफ स्कूल के बच्चे नहीं दौड़ते। तो वो कस्टमर बड़े बूढ़े सर रात में जाता है, वो फिर वो छुप के जाता है। बड़े बच्चे नहीं जाते, बड़े बूढ़े जाते। आप सोशल मीडिया पे बेहद एक्टिव रहते हैं। युवा वहाँ के मीम बना के शेयर करते हैं कि हम अगर शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो हम एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, क्योंकि हमारे से ज्यादा टैक्स वसूली होती है और सरकार भी आबकारी विभाग को या जो भी लोग हैं उनको टास्क देती है कि रेवेन्यू बढ़ाएं। हमने कई अधिकारियों पर जब ये रिपोर्ट की तो पता चला कि उनको कोरोना भी सर सवाल आया था, बढ़ाया जाए। कोरोना में शराब की दुकानें खोली गई, पार्टी में भी ये सामने दिखा कि लोगों ने 51 करोड़ के, 12 करोड़ के, 2-2 करोड़ के शराब पी डाली। अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं। कोई अर्थव्यवस्था इससे नहीं। आप जरा आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप जरा इस पे खुद गहन अध्ययन करो कि जो व्यक्ति ये शराब पी करके ये कह रहा है कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, इसका मतलब उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा। अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो रही? जितने की शराब नहीं बिकती, शराब पीने के बाद वो बीमार होता है, अस्पताल में उसका इलाज फ्री, सरकार का पैसा खर्च, झगड़ा करता है, अपराध करता है, पुलिस को जो पैसा खर्च हो रहा है वो सरकार का पैसा है, उसके बाद में उसका इलाज पे पैसा, उसके बाद में उसका मुकदमा चलता है सरकार बनाम करके, सरकारी वकील का पैसा, अदालत का पैसा, ये सारा पैसा सरकार ही तो खर्च कर रही है। तो जितना रेवेन्यू आता नहीं उससे 4 गुना ज़्यादा रेवेन्यू नशे की वजह से खर्च हो रहा है। इसलिए जो भी तर्क दे रहा, चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, नशा करके करने वाला व्यक्ति कोई कहे कि हम इसको जो है सोशल मीडिया पे डाल करके अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं,
वो अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत कर रहा, अपने घर की अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहा है और अपने शरीर के अंगों की व्यवस्था को भी नष्ट करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये गहन अध्ययन की जरूरत है। सभी मीडिया के लोगों को एकजुट होना चाहिए, सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए और नशे के खिलाफ हमको एक आंदोलन लगातार चलाना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे 9 अगस्त को 1942 को चला अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो, उसी तरह आने वाले समय में पूरे देश में ये चलेगा आंदोलन, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। ये आंदोलन पूरे देश के अंदर चलेगा और धीरे धीरे करके इस आंदोलन के जरिए निश्चित तरीके से जो लोग नए कस्टमर नशे के नहीं बनेंगे और नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे, जो कस्टमर हैं वो तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और या वो नशा छोड़ते जाएंगे और निश्चित तरीके से वो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। जो टारगेट दिया गया वो टारगेट भी खत्म हो जाए। सर, ये गुजरात और बिहार 2 सरकारों ने शराब को बैन लगा रखा है, तो उनके कदम पर आपके नजरिए दिखते हैं? 1960 से गुजरात में शराब बंद, लेकिन फिर भी लोग शराब पी के मरते हैं वहाँ पे। 4 साल से करीब बिहार में शराब बंद है, सैकड़ों लोग शराब पी करके मर जाते हैं। तो उन शराबबंदी से कोई फायदा है क्या? आप 1977 में हमारे देश में शराबबंदी हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। जनता पार्टी की सरकार में 1977 में पूरे देश में शराब बंद की है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2.5 साल के अंदर में अब तक के सबसे ज्यादा शराब से पीने वालों की, नशे से पीने वालों की मौत 1977 से लेकर 1980 के बीच में। यानी जो चीज आप बंद किए उसके कस्टमर हैं, उनको शराब नहीं मिली तो लोग ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा के खाने लगे। लोगों को नशा नहीं मिला, नशे के कस्टमर हैं, नशे के आदी हैं, सुलोचन पंच जोड़ने वाली वो खाने लगे या व्हाइटनर सूंघने लगे। यहाँ तक कि आप देख लें कि वही लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, नशे का इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कस्टमर रहेंगे तो चीज़ें बिकेंगी। उनको जब नहीं, कोरोना की जो आपने जिक्र किया, कोरोना में दुकान खुली, दुकान इसलिए नहीं खोलेगी कि पैसा आ जाए। जैसे दुकान खुली सारे लोग दुकान पर बड़े पैमाने पर उस पर क्यों टूटे? क्योंकि वो नशे के आदी लोग थे। जो नशा नहीं पीते थे वो दुकानों पे नहीं गए, जो नशा पीते थे वही लोग गए। इसका मतलब अगर नशे के कस्टमर नहीं होते तो नशे की दुकानें खुली रहती, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मेरी बात को समझने की जरूरत है। हमको नशे के कस्टमर बनाने से रोकने का काम करना है। इसलिए स्कूल में जाइए, टीचर से पूछिए क्या बच्चों को नशे के खिलाफ जो नुकसान होता है क्या उसके बारे में आप लोग जानकारी देते हो? क्या नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान का डर बच्चों में पैदा करते हो? अगर वो टीचर नहीं पैदा करता है, अगर टीचर खुद नशा करता है, गुटखा खाता है, मसाला खाता है, शराब पीता है, अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो कैसे बच्चों को बताएगा? इसलिए एक अभियान की ज़रूरत है, एक नशे के खिलाफ आंदोलन की ज़रूरत है और ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी जहाँ जहाँ उन्होंने बंद करके देख लिया, बड़े पैमाने पे लोग मर जाते हैं तो अलग से उनको पैसा। हम तो क्या किया नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री बिहार ने, उन्होंने कहा मैंने बंद कर रखा है। जो नशा का जहर पी करके मर रहे हैं मैं उनको काहे के लिए पैसा दूं? मैंने तो मना कर रखा है, मैंने दुकानें बंद कर रखी। सच ये है, ये आंदोलन की ज़रूरत है। दुकानें बंद करने से काम नहीं चलेगा, आंदोलन का। आप चले जाइए, बीड़ी सिगरेट बेचने वाला खुद बैठे बीड़ी नहीं पीता है, खुद बुला करके बीड़ी नहीं पिलाता, सिगरेट नहीं पी रहा। गुटखा बेचने वाला गुटखा खुद नहीं खा करके बैठा है और ना बुला के वाह गुटखा ले लो। कस्टमर है इसलिए जा रहे हैं। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी को भी ना गुटखा खाना चाहिए, ना बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए, ना गांजा पीना चाहिए। अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स, किसी भी प्रकार का नशा उनके नहीं करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछो कि आप अच्छी चीज़ है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं करा रहे हो, फौरन मना कर देंगे। वो आदी हो गए, मजबूरी है, उनके शरीर की डिमांड बन गई है। जैसे कि बच्चा माँ का दूध पीता है, जिस समय बच्चा माँ का दूध छोड़ता, कब छोड़ देता है? 6 महीने बाद। उसको जब हम नमकीन या मीठी खीर खिला देते हैं तब जुबान में टेस्ट आता है। अगर उसको हम बगैर नमक की, बगैर चीनी का उसको भोजन कराएं तो बच्चा माँ का दूध नहीं छोड़ेगा।
तमाम टेस्ट वाली चीज़ें नहीं। जब टेस्ट वाली चीज़ें खाने लगता है तो माँ का दूध अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से जब वो नशे का आदी हो जाता है तो उसको और कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इसलिए ये हमारा सबसे निवेदन है कि हमको नशे की शुरुआत करने से लोगों को रोकना है, और रोकने के लिए नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक पतन के बारे में बच्चों के अंदर डर पैदा करना है। सर एक सवाल, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा दिव्य कुंभ लग रहा है, कुंभ मेले में देश विदेश से चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, तो आपका इस पे क्या विचार है? आप कब जा रहे हैं कुंभ का स्नान करने? ये जो कुंभ है ये दुनिया का सबसे बड़ा समागम है और सभी देशों से लोग आए हैं और दसियों करोड़ लोग अब तक के उसमें डुबकी लगा चुके हैं। लगभग 40 करोड़ लोगों को आने की संभावना है। इतना बड़ा जमावड़ा तो कभी नहीं लगा कहीं पे। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिला दिया जाए पूरी आबादी, तब भी हम कुंभ में आने वालों की आबादी ज़्यादा है। तो ये एक आध्यात्मिक वो कुंभ है, मेला है, वहाँ पर सब लोग अध्यात्म से जुड़ करके लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, नहा रहे हैं। मैं भी निश्चित तरीके से कोई समय निकाल करके जाने का काम करूँगा। और अभी तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही अच्छा और सभी सुविधाओं से लैस कुंभ का आयोजन किया गया है। मैं कुंभ में आए हुए सभी जितने भी उसमें साधु संत, आध्यात्मिक लोग, पूरी दुनिया से जो लोग भी कुंभ में इस मेले में और स्नान करने आए, मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उसी कुंभ में मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगी है, स्मृति सेवा संस्थान की तरफ से किसी ने लगाया है, उस पर विवाद खड़ा हो गया। आपको क्या लगता है, ये पूरी तरह से राजनीतिक है या कर देना चाहिए? मतलब ये वाजिब चीज है, करना चाहिए, कोई भी कर सकता है किसी भी नेता का पोस्टर? कोई भी किसी को लीडर मानता है, अगर वहाँ पर अपनी फोटो लगाता है तो उसमें विवाद का कोई मतलब नहीं है। जो लोग कोई विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं वो नासमझ है, और मैं समझ रहा हूँ किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, उन्होंने विवादित बयान दे दिया, कठोला जैसे शब्द का प्रयोग किया मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। आप उनकी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, आप हनुमानगढ़ी के महंत के बयान को कैसे देखते हैं? ये उनकी व्यक्तिगत अपनी विचारधारा है और उन्होंने जो भी किया वो उनका व्यक्तिगत विचार है। मैं किसी नेता के बारे में और कुंभ के बारे में, सभी को आमंत्रित किया गया है, सभी लोग वहाँ जा रहे हैं, इसलिए किसी के बारे में मैं कोई आपत्तिजनक बात कहना और कुछ बोलना, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीतिक हो गया, वहाँ पे कैबिनेट ये उनका भी, ये अखिलेश यादव जी का भी बयान गलत है। अगर कुंभ के मेले में किसी पार्टी की मीटिंग नहीं, सरकार कुंभ के मेले के आयोजन में मदद कर रही है और सरकार अगर अपनी वहाँ पर कैबिनेट कर रही है तो कुंभ में आने वाले लोगों को भी ये पता चले कि आखिर सरकार में की जो कैबिनेट होती है, मीटिंग होती है, वो कैसे होती है। एक अच्छी बात है और पूरी कैबिनेट ने वहाँ पर जाकर के स्नान करने का काम किया। मैं समझ रहा हूँ अखिलेश जी को इसको स्वागत करना चाहिए। अखिलेश जी का ये बयान जरूर राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि 13 वाली जो कुंभ थी वो ज्यादा सिस्टमेटिक थी और उसको लेकर कोई विश्वविद्यालय रिसर्च की है और उसको बेहतर प्रबंधन के लिए उन्होंने कहा है कि ये बढ़िया था, बेहतर प्रबंधन था। ये वाली कुंभ का प्रबंधन पर वो सवाल उठाने के, प्रबंधन ठीक नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, रहने को टेंट नहीं मिल रहा है, खाने को भोजन नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं वो, सभी लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ तक कि लोगों को भोजन भी मिल रहा है। जो लोग राशन बनाना चाहते हैं, हमारी सरकार उनको राशन भी उपलब्ध करा रही है। इसलिए अखिलेश जी का बयान निराधार है और अखिलेश जी को ये मनगढ़ंत बातें करना नहीं चाहिए। ज़्यादा वो तो उनको 2-3 रातें रुकनी चाहिए, पूरा कुंभ घूमना चाहिए, फिर देखना चाहिए उनको कहाँ कहाँ क्या वास्तव में ज़रूरत है। मैं समझ रहा हूँ कि ये मनगढ़ंत बात है। हमारी सरकार जिन लोगों के पास राशन की भी ज़रूरत है उनको राशन भी उपलब्ध कराने का काम कर रही है, सारी सुविधाएँ देने का काम कर रही है। 75 साल पूरे हुए हमारे गणतंत्र के। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हमारा गणतंत्र, भारत का गणतंत्र बने नशा मुक्त गणतंत्र, विकसित गणतंत्र और आत्मनिर्भर गणतंत्र बनाने का जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठा रखा है, उसको पूरा करने में किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, नौजवानों को, व्यापारियों को, सभी लोगों को, मीडिया कर्मी के लोगों को भी, सब लोगों को इस देश को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी के इस नारे के साथ विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत,
नशा मुक्त भारत के साथ खड़े होना चाहिए। मंत्री जी, आपने स्मार्ट मीटर लगवाया है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि सभी मंत्रियों विधायकों के आवास पर स्मार्ट मीटर लग रहा है। इसके फायदे क्या हैं? लोग तो इससे डर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर आने से ऑनलाइन बिल भेजा जा रहा है और पूरी तरह कंट्रोल से बाहर है, औने पौने दाम वसूले जाएंगे, बिल के रेट बढ़ाया जाएगा, बहुत तरह की समस्या। देखिए, आला में एक चौपाई है, एक मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए। कुछ लोग खौफ खा करके बेवजह गलत प्रचार करते हैं। जो चीन के बने हुए मीटर लगे थे आज से 20 साल पहले उत्तर प्रदेश में, वो जो मीटर यहाँ पर लगाए गए थे, उन मीटरों में आज खामियां निकली। उत्तर प्रदेश विद्युत पावर कारपोरेशन की अध्यक्ष ने ये अधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल ये चाइना के बने हुए मीटरों को बदल दिया जाए और स्मार्ट मीटर यहाँ पर लगाए जाए। अब ये जो स्मार्ट मीटर है, कितनी बिजली आपने जलाई, कितना बिल आया, वो सारी चीज़ें उसमें निकल करके आएंगी। चाइना के बने हुए जो मोबाइल लगे हुए जो मीटर थे, वो इलेक्ट्रिक मीटर को जैसे लगाए गए 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बिल भेजते रहे। उसके बाद चेक मीटर लगा करके भी चेक करने का प्रयास किया गया, तो बड़े पैमाने पे उपभोक्ताओं का जो है नुकसान हुआ। और तमाम शिकायतों के बाद अब स्मार्ट मीटर आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर का मतलब है कि सारी चीज़ें अप टू डेट रहेंगी, गलत नहीं होंगी, और ऐसी चीज़ें अगर कहीं पे खामियां आएंगी तो उनकी शिकायत होगी, उसकी फिर से जांच कराने का काम किया जाएगा। ये जो अफवाहें लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, हर अच्छे काम में विपक्ष एक अफवाह फैलाने का काम करता है। उन अफवाहों में नहीं जाना चाहिए, चीज़ों को जांचना परखना चाहिए। बड़ी संख्या में बिजली के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर हैं, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज भी धरना चल रहा है, कल भी चल रहा था, उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, उनकी अपनी डिमांड है और मैं समझ रहा हूँ कि बिजली विभाग के लोग उनसे बातचीत भी करते रहते हैं और कुछ इशू पर बिजली कर्मचारियों की मांग को लेकर के मैंने भी कभी 1-2 बार मीटिंग वगैरह करवाई है और उस पर तो सरकार बातचीत करके निर्णय लेने का काम करेगी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिजली के निजीकरण पे तो अभी कोई चीज़ इस तरीके की बात नहीं है। बिजली के निजीकरण को नहीं, जो धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं वो इस डिमांड को लेकर के कर रहे हैं कि जो सोशल वो आउटसोर्सिंग के जरिए जो लोग लिए गए हैं उनको सीधे डिपार्टमेंट से जोड़ा जाए। इस तरह की उन लोगों की एक डिमांड है, उस डिमांड में कर रहे हैं। और चूंकि आउटसोर्सिंग से जो लोगों को जोड़ा जाता है उनको एज ए लेबर जोड़ा जाता है, लेकिन जो उनसे काम लिया जाता है वो काम लिया जाता है लाइनमैन का, और बाद में वो कई एक एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की मौतें होती हैं, उस पर लोगों में गुस्सा और आक्रोश रहता है। इसमें मेरी बात भी हुई है कई बार, और उन लोगों को ये चीज़ें किट उपलब्ध कराना, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, इस पर बात हो रही। तो आउटसोर्सिंग को सीधे जोड़ा जाए। आपको लगता है उनकी मांग जायज़ है? निश्चित, हाँ, उनकी मांग जायज़ है। आखिरी सवाल करेंगे, आपके बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत समर्थक आपके खड़े हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में आपको लगता है बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होगा, चुनाव जीत जाएगी, या समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी? जैसे अयोध्या में हुआ था वैसा नहीं होगा या वैसा होगा? आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मिल्कीपुर के लोग पछता रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि धांधली करेंगे तभी जीतेंगे, वरना ऐसा कोई चांस नहीं है वहाँ। धांधली कैसे होगी? धांधली का कोई सिस्टम नहीं है। कोई व्यक्ति जाकर के अपने आप वोट नहीं डाल पाएगा, वोट तो बाकायदा डालता है, वीडियोग्राफिंग होती है, सारे कैमरे लगे होते हैं। तो धांधली वो लोग कर रहे होंगे कभी अपने ज़माने में, तो वही उनको याद आता है। उससे बचने के लिए धांधली की बात करते हैं। वो आज की जनता वहाँ पछता रही, क्योंकि अयोध्या के लोग दूसरे जनपदों में जब जाते हैं और बोलते हैं हम अयोध्या से आए हैं, तो वहाँ वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों ने गलत किया, अयोध्या को में राम की नगरी में आपने जो है बीजेपी को हरा दिया। ऐसा सुनने में मैं खुद मिल्कीपुर गया हूँ। जो नारा लोगों ने दिया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो जनता पछता रही है। और वो जनता जो है फिर से पलट करके बीजेपी को वोट देने जा रही है, क्योंकि जो जीते हैं वो ढूंढे नहीं मिलते, वो कहीं नज़र नहीं आते। लोगों की परेशानियां भी दिखने में आ रही है, लोगों के अंदर पछतावा हो रहा है। इसलिए बम्पर पैमाने से मिल्कीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी
जनता जिताने का काम करेगी बीजेपी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमें इतना वक्त देने के लिए। मिलते हैं फिर एक नए शख्सियत से और करेंगे कुछ खास मुद्दों पर फिर से बातचीत। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।